Good afternoon, dear students. Class 10th subject history chapter फर्स्ट है इसका द फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है, तो आज मैं इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा, डिस्कस करता हूँ आप लोगों के साथ। ठीक, तो चलो शुरू करते हैं द फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन क्यों हुई, किस लिए हुई, कैसे हुई, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, वीडियो को जो है लगातार देखना और उसके बाद में मेरा जो यूट्यूब ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है कैरियर माउंट 2.0 उस पर जो है आप इसको शेयर करेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन 14 जुलाई 1789। ठीक, 14 जुलाई 1789। ठीक है, 14 जुलाई 1789 14 जुलाई 1789 अर्ली मॉर्निंग इन पेरिस। ठीक, 14 जुलाई 1789 अर्ली मॉर्निंग इन पेरिस। अब क्या हुआ था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन का दिन जो स्टार्टिंग का जो डेट था वो था 14 जुलाई 1789 अर्ली मॉर्निंग पेरिस में। ठीक है, तो हुआ क्यों था, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन क्यों हुई थी? तो वहां पर एक राजा थे। ठीक है, वहां के जो राजा थे उनका नाम था लुई सोलावे। ठीक है, लुई 16। ठीक, लुई 16 थे वहां के राजा, फ्रांस के राजा लुई 16 थे। तो इन्होंने क्या किया था कि वहां पे जो अमीर वर्ग के लोग थे, जो रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे, वो लोग क्या करते थे, जो रॉयल फैमिली वाले लोग थे, जो वहां पे रॉयल फैमिली के लोग थे, वो क्या करते थे कि लुई सोलावे को खुश करने में लगे रहते थे। ठीक है, लुई सोलावे को खुश करने में लगे रहते थे। और जो लुई 16 था एग्रीड विथ हिम, एग्रीड विथ, ठीक है, क्या होता था, लुई सोलावे एग्रीड विथ देम, इनसे क्या होता था, खुश रहता था। ठीक है, इनसे जो है वो खुश रहता था, इनकी बात मानता था। ठीक है, तो ऐसा इसलिए हुआ कि लगातार क्या हुआ, फ्रांस की जो इकोनॉमी थी, ठीक है, फ्रांस की जो इकोनॉमी थी वो लग्जरियस लाइफ जीने में क्या होती थी, खर्च होती थी। मतलब एक अगर बात करें हम, जो फ्रांस का लुई सोलावे का जो ट्रेजर था, जो खजाना था, वो लुई सोलावे की लग्जरियस लाइफ को जीने में, लिविंग स्टैंडर्ड को सही करने में क्या होता, लगातार खर्च होता था। तो क्या करता था लुई 16 क्या करता था, ये खर्च जो था, ये जो रेवेन्यू था, इसके जो एक्स्ट्रा वेगेंट थे, इसके जो अतिरिक्त खर्च थे लुई 16 के, उनको क्या करता था वो कि जो निचले, जो लोअर कास्ट, जो लोअर ग्रुप के पीपल थे, जो लोअर ग्रुप के पीपल थे, ठीक है, लोअर ग्रुप के जो पीपल थे, उनसे क्या करता था, उनके ऊपर रेवेन्यू का एक्स्ट्रा प्रेशर डालता था। लुई 16 के ऊपर रेवेन्यू का क्या करता था, एक्स्ट्रा प्रेशर डालता था। तो वो क्या करते थे, मान लेते जैसे पहले उसने कहा कि 100 रुपए का आपके पास है, आप मुझे 20 रुपए क्या करेंगे, टैक्स पे करेंगे। फिर कुछ दिन बाद उसने कहा कि 100 रुपए आपके पास था, उसमें से क्या करेंगे, 30% टैक्स पे करेंगे। फिर कुछ दिन के बाद उसने कहा 40% टैक्स पे करेंगे। ठीक, तो क्या होगा, ऐसे लोगों में क्या हुआ, अनसैटिस्फैक्शन की जो है प्रोड्यूस हुआ। उसके बाद में क्या किए लोग कि 14 जुलाई 1789 अर्ली मॉर्निंग पेरिस के शहर में, जहां पर लुई 16 का ऑफिशियल वर्किंग प्लेस था, उसको कहते हैं बास्टील। ठीक है, उसको बास्टील फोर्ट कहा जाता है, जहां पर इसका ऑफिशियल वर्किंग प्लेस था। तो क्या होता है कि बास्टील के दूर पे लगभग, बास्टील फोर्ट पे लगभग 7,000 पीपल क्या करते हैं, अटैक करते हैं। ठीक, 7,000 पीपल क्या करते हैं, अटैक करते हैं। और वहां पर जो एक्यूज होते हैं, ठीक है, जो वहां पर एक्यूज होते हैं, उनको क्या करते हैं, वहां से फ्री कर देते हैं। एक्यूज को क्या करते हैं, वहां से फ्री कर देते हैं। और फ्री करने के बाद क्या करते हैं, बहुत ज्यादा मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, इसको एक बार दोबारा समझा दे रहा हूँ, और उसके बाद में फिर इसके आगे जो है इरेज करके जो है इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलो एक बार दोबारा इसको रिवीजन कर लेते हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन है 14 जुलाई 1789 अर्ली मॉर्निंग को पेरिस के शहर में स्टार्ट हुई। ठीक है, जहां पर लुई 16 का ऑफिशियल वर्क था, उसको बास्टील फोर्ट बोलते हैं। तो बास्टील फोर्ट में जो
लगभग 7000 पीपल बास्टिल फोर्ट के बाहर इकट्ठे होकर के बास्टिल के दुर्ग को तोड़ते हैं, बास्टिल फोर्ट को तोड़ते हैं। वहां पे जो एक्यूज होते हैं उनको फ्री कराते हैं। फ्री कराने के बाद वो सीधे कहाँ की तरफ बढ़ते हैं? वो सीधे बढ़ते हैं लुई 16 के पैलेस की तरफ। ठीक है, तो लुई 16 के पैलेस की तरफ जब बढ़ते हैं तो क्या होता है कि वहां पर जाने के बाद वहां पर भी जो गवर्नमेंट के अंडर में जो बिल्डिंग्स थी उनको तोड़ा फोड़ा जाता है लोगों के द्वारा, फ्रेंच लोगों के द्वारा। ठीक, और ये रेवोल्यूशन क्यों हुई? ये रेवोल्यूशन इकोनॉमी और रेवेन्यू को लेकर के हुई। जैसे लुई 16 अपनी लग्जरियस लाइफ को लिविंग करने के लिए, अपनी लग्जरियस लाइफ को जीने के लिए, लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए वो ये नहीं देखता था कि क्या करना है क्या नहीं करना है, कितना हमें अपनी लोगों के ऊपर, अपनी पीपल्स के ऊपर कितना रेवेन्यू वसूलना है, कितना रेवेन्यू का एक्स्ट्रा वैगन डालना है, ये सारी चीजें नहीं देखता था। वो सिर्फ अपने लग्जरियस लाइफ जीने से मतलब रखता था। इसी क्रम में, इसी के संदर्भ में आपको एक 2 मिनट का कहानी बताता हूँ। एक बार लुई 16 की जो वाइफ है, जो ऑस्ट्रियन प्रिंसेस थी, ठीक है, वो ऑस्ट्रियन प्रिंसेस जो है लुई 16 की वाइफ थी। एक बार वो क्या करती है, पेरिस शहर घूमने के लिए निकलती हैं। ठीक है, अपने पहले से पेरिस शहर घूमने के लिए निकलती हैं। तो जब वो बाहर निकलती हैं तो लुई 16 उनके स्वागत के लिए पूरे नगर को सजा देता है। पूरा नगर जो है सजा देता है। पूरे नगर को सजाने के बाद वो निकलती हैं तो उनको ऐसा लगता है कि लुई 16 एक बहुत अच्छा व्यक्ति है जिसने अपनी प्रजा का ध्यान रखते हुए पूरे नगर को अच्छा साफ सुथरा स्वच्छ कर दिया है। लेकिन इसके इतर में, इसके पीछे क्या था, ये कहानी जो है ऑस्ट्रियन प्रिंसेस को नहीं पता थी। इसके पीछे ये था कि जो लोग वहां पर थे वो भूख से मर रहे थे, लेकिन अपनी लग्जरियस लाइफ को ऑस्ट्रियन प्रिंसेस के सामने शो करने के लिए लुई 16 ने क्या किया था, पूरे नगर को उनके रेवेन्यू, उनके पैसों से जो है पूरे नगर को क्या किया, पूरे सिटी को अच्छे से डेकोरेट कर दिया था। एक प्लेस ऐसा आता है जहाँ पे लुई 16 जो है अपनी सिटी को डेकोरेट नहीं कर पाया था। तो उस जगह पर जब उसकी वाइफ ऑस्ट्रियन प्रिंसेस आती है तो क्या देखती है कि वहां पर लोग जो है भूख से मर रहे हैं। तब वो अपने जो है ड्राइवर से पूछती है, जो उसकी गाड़ी को, जो उसके रथ को जो ड्राइव कर रहा होता है, उससे पूछती है कि क्या ये कैसी कंडीशन है, क्योंकि यहाँ पे लोग जो है भूख से जो है खाना मांग रहे हैं, ब्रेड मांग रहे हैं। तब उनका ड्राइवर बोलता है कि इनके पास खाने के लिए नहीं है। तो उसकी जो वाइफ ऑस्ट्रियन प्रिंसेस थी उसको ये नहीं पता होता कि इनके पास खाने के लिए ब्रेड नहीं है। तब उसने अपने ड्राइवर को बोला कि लुई 16 से आप बोल दीजिएगा या मैं बोल दूंगी कि इनको ब्रेड की जगह इनको केक खाने के लिए दिया जाए। जबकि उसको ये बात नहीं पता थी जब इनके पास खाने के लिए केक नहीं है तो उनके पास खाने के लिए ब्रेड नहीं है तो वो केक कहां से खाएंगे। उसको ये बात नहीं पता थी। उसको ये लग रहा था कि ये लोग ब्रेड को डिसलाइक कर रहे हैं और केक को लाइक कर रहे हैं। उसके दिमाग में ये बात थी, क्योंकि उसने कभी जो है लग्जरियस लाइफ से नीचे की कोई चीज नहीं देखी थी। तो इसी क्रम में जो है इसी को लेकर के ये मेन रीजन था, यही मेन रीजन था लुई 16 और फ्रांसीसी रेवोल्यूशन का, कि वहां पर वो अपने पैसे जो था, अपने जो ट्रेजर का जो अमाउंट होता था वो अपनी लग्जरियस लाइफ जीने में खर्च करता था। ठीक है, इसको इरेज करते हैं, इसके आगे बताता हूँ मैं बच्चों। फ्रांस का जो फ्रांस के लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड था, फ्रांस का जो पीपल का लिविंग स्टैंडर्ड था वो 3 पार्ट में, 3 टाइप में डिवाइड था। तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। द फर्स्ट वन इज क्लर्गी। ठीक है, द फर्स्ट वन इज क्लर्गी। ठीक, ये फर्स्ट है क्लर्गी, नोबिलिटी। सेकेंड में क्या है, नोबिलिटी है, नोबिलिटी है। और थर्ड में क्या है, ये सेकेंड में नोबिलिटी, और थर्ड में देखेंगे, थर्ड में क्या है, बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट, ठीक है, मर्चेंट्स, कोर्ट ऑफिशियल्स, कोर्ट ऑफिशियल्स। ठीक, अब इनमें भी 2 पार्ट और हैं, देखेंगे उनको भी। पीजेंट एंड आर्टिसन, पीजेंट एंड आर्टिसंस। ठीक है,
स्मॉल पीजेंट्स लैंडलेस लेबर, अब इसमें भी एक है लैंडलेस लेबर, ठीक। अब इनको मैं अच्छे से डिस्क्राइब कर रहा हूं, इनके बारे में आप अच्छे से जान लीजिएगा। जो फ्रांस का जो पीपल का लिविंग स्टैंडर्ड था वो 3 टाइप में डिवाइड था। द फर्स्ट वन इज क्लर्जी, नोबिलिटी, बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट, पोर्ट ऑफिशियल्स। अब इनमें भी 2 लोग थे, ठीक है, पीजेंट्स एंड आर्टिसन। और उसके बाद में जो है स्मॉल पीजेंट्स लैंडलेस लेबर, ये जो है थर्ड स्टेज के अंतर्गत आते हैं। ये पूरा जो मामला था ये थर्ड स्टेज के अंतर्गत आता है। तो क्लर्जी कौन थे, ठीक है, क्लर्जी के बारे में बताऊंगा। क्लर्जी क्या थी, फ्रांस में क्लर्जी किसे कहा जाता था, क्लर्जी क्या थी, ये आप जान लीजिए थोड़ा सा। यूनिट ऑफ करेंसी, ठीक है, यूनिट ऑफ करेंसी थी। क्लर्जी क्या थी, यूनिट ऑफ करेंसी थी, जो 1794 में क्या हो गई, डिसकंटिन्यू हो गई, मतलब वो चलन से बाहर हो गई। Discontinue unit of currency, who is discontinue, who was discontinue, continued in 1794, ठीक है, क्लर्जी discontinue, ठीक है, who was discontinued in 1794। क्लर्जी एक टाइप की जो थी, एक जो है मनी का सबसे स्मॉलेस्ट जो यूनिट थी वो थी। सेकेंड में नोबिलिटी, आदमी जब फ्रांस में जो रॉयल फैमिली पैदा होता था तो क्लर्जी और नोबिलिटी को फॉलो करता था, मतलब उनके पास ढेर सारे पैसे हुआ करते थे और वो नोबिलिटी मतलब वो वारिसता लेकर के पैदा होता था जो रॉयल फैमिली का था। अब इसके बाद थर्ड नंबर पे आ जाते हैं, थर्ड स्टेप में कौन थे, बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, और उसके बाद में पोर्ट ऑफिशियल्स, ठीक। उसके बाद में नीचे से कौन थे, पीजेंट्स एंड आर्टिसन, उसके नीचे कौन थे, लैंडलेस लेबर एंड ईटीसी। तो सबसे ज्यादा शोषण इन लोगों का हुआ, क्योंकि जब जो लुई 16वें था, ठीक है, जो लुई 16 था उसने क्या किया था, ये इस पे डिपेंड था, इसने इसको जो है अपना बेस माना था और इसने इसको बेस माना था। और क्या होता था, ये लोग क्या थे, इन दोनों पर क्या थे, डिपेंड थे, ये लोग इन दोनों पे डिपेंड थे। इस तरीके से जो है फ्रांस का जो इकोनॉमिक जो था, इकोनॉमिक रेवेन्यू वो इकट्ठा किया जाता था। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।